वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज MBA 4 सेम में। हम लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ई लेक्चर सीरीज के अंदर यूनिट फर्स्ट से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि जब हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए ऑफ़र होना ज़रूरी है, ऑफ़र का एक्सेप्ट होना ज़रूरी है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के साथ साथ वैलिड एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। तो वैलिड फॉर्मेशन यदि हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे हम इस चीज़ को आगे डिटेल करेंगे। सपोज़ मान लीजिए आप कोई LIC की पॉलिसी लेने जा रहे हो, तो LIC की पॉलिसी लेने से पहले आपको जो LIC की पॉलिसी सेल कर रहा है, वैसे तो आप पॉलिसी लेंगे तो आप सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे कि क्या मैच्योरिटी टाइम रहेगा, मैच्योरिटी पर कितना % जो है मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ऑफ़र दे रहा है एजेंट, और जो हम जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो उस पर प्रपोज़ल पर रिटर्न में हमसे सिग्नेचर लेता है। तो वो हम जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो हम सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो आपका है वो क्या हम सब सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो इसका आंसर आता है सर नहीं, ऐसा नहीं होता सर। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म इतना बड़ा होता है कि हम वो ये पूछ देते हैं कि बताओ सिग्नेचर कहाँ कहाँ करने हैं, और फटाफट हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ़र जब हमारे पास रखा गया प्रपोज़ल के लिए, तो हमने उसकी जो कंडीशंस थी उन सारी कंडीशन को जाने बगैर ही उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र जो है वो उसका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हमारे पास नहीं हुआ। हमने जो एक्सेप्टेंस दी वो विदाउट कम्युनिकेशंस दी है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी स्थिति में वो प्रपोज़ल सही है? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफ़र की कंप्लीशन तभी पूरी होती है जब ये ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है। कहने मतलब है कि LIC का एजेंट जो उस प्लान के बारे में जितना जानता है उतना ही आप उससे समझ लेते हैं, और उसके बाद आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हुआ है। अब आप कहेंगे सर हमें एक चीज़ याद आ रही है कि नॉर्मली देखा गया है कि जो मेल फीमेल जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो फीमेल जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को पूरी डिटेल में समझती हैं और उसके बाद ही एक्सेप्टेंस देती हैं, और मेल जो रहते हैं वो एक्सेप्टेंस जल्दी दे देते हैं सारी कंडीशन को समझे बिना ही। ऐसा कभी कभी हो सकता है, अपोजिट भी हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगेंस्ट ऑफरर पूरी होनी चाहिए। ऑफरर जिन चीज़ों को समझाना चाहता है ऑफरी को, वो सब चीज़ें उसको समझनी चाहिए। क्यों कभी भी क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और उसके बाद आपने प्रीमियम अमाउंट भी पे कर दिया, लेकिन आपको कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ, तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मेरा जो ऑफ़र है वो कैंसिल कर दो, मेरी पॉलिसी वापस कर दो। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? आपने प्रपोज़ल पूरा आपने साइन किया है तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें यही करना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब हम प्रपोज़ल की बात करते हैं तो सेक्शन 2A जो बताती है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज द अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जो विलिंगनेस है उसकी सहमति लेता है किसी काम को करने के संबंध में, और वो अपनी सहमति दे देता है, लिखित में भी दे सकता है जहाँ पे रिटर्न ज़रूरी है, और तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रपोज़ल कहलाता है। अच्छा, कभी कभी नहीं करने के लिए भी क्या होता है, सहमति दी जाती है। सपोज मान लीजिए कोई कोर्ट पे गवाही होने वाली है, लेकिन कोई पर्सन है, गवाह है, उसको किसी दूसरी पार्टी ने बोल दिया कि तुम्हें गवाही नहीं देनी, ठीक है ना, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। अब वो गवाही नहीं देता है तो काम नहीं करना भी क्या कहलाता है? आपका प्रपोज़ल होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि प्रपोज़ल का मतलब क्या है। काम करने और काम नहीं करने दोनों को ही हम प्रपोज़ल के अंदर मानते हैं। 2A आपको समझ में आया सेक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such an act and absentees he is make to a proposal, कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई काम करवाना चाहता है या फिर काम नहीं कराने की लिए उसकी सहमति लेता है। एसेंट का मतलब है सहमति है, और दूसरा पर्सन अपनी एसेंट दे देता है तो वो क्या सहमति दे देता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रपोजल कहलाता है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 2B जो एक्सेप्टेंस के बारे में बताती है। अच्छा, एक्सेप्टेंस कब होगी? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड,
सिग्निफाइज हिज एसेंट, कि जिस पर्सन को हमने अपनी एसेंट दी है, सपोज मान लीजिए मैं हूँ, मैंने प्रपोज़ल रखा, आपने उस पर अपनी एसेंट दे दी, तो इसका मतलब है जो चीज़ जितनी मैं प्रपोज़ल के बारे में नॉलेज रखता हूँ उतनी नॉलेज अब आपको है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, बोलो, एक्सेप्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना। और जब एक प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉमिस कहलाता है। तो एक्सेप्टेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होगी। सपोज मान लीजिए यदि कोई पर्सन किसी दूसरे को एक्सेप्टेंस देना चाहता है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस कब होती है और कब नहीं होती है। जैसे सेक्शन 7 है, सब सेक्शन 1 है, जो बताती है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर और रीजनेबल मैनर, इसका मैनर भी प्री डिसाइडेड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस गिवन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, कि एक्सेप्टेंस के साथ परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन होनी ज़रूरी है। इट मे बी गिवन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, कि हम कंसिडरेशन के बदले भी अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। और एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और एक्सेप्टेंस के लिए जो विद इन ए स्पेसिफाइड रीजनेबल पीरियड दिया जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो जिसको दी गई है, ठीक है ना, वो वही पर्सन जिसको एक्सेप्टेंस देनी है उसी को एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट होनी चाहिए। इट मस्ट बी गिवन ओनली द आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज़ कंप्लीट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज़ मेड। ठीक है ना, हमने जिसको कम्युनिकेशंस किया उसी ने ऑफर की एक्सेप्टेंस दी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड ओनली मेंटल डिटर्मिनेशन और इंटेंशन टू गिव एक्सेप्टेंस नॉट सफिशिएंट, कि कभी भी आपने देखा होता है कि हम मेंटल जो है हम ये सोचते हैं, हमने मन में मान लिया तो हमारी एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं है, उसको आपको एक्सप्रेस भी करना होगा। ठीक है ना। इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑथोराइज पर्सन, की एक्सेप्टेंस वही पर्सन देगा जो उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ऑथोराइज्ड है। अदर पर्सन जो है वो एक्सेप्टेंस उसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ, अदर देन विल नॉट बी क्रिएटेड ऑब्लिगेशंस। हम बात करें एक्सेप्टेंस देने वाला से एक्सेप्टेंस लेने वाला भी उसी पर्सन को एक्सेप्टेंस देगा जो उसको जिसने प्रपोजल रखा है एक्सेप्टेंस के लिए। एक्सेप्शन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज ए नो एक्सेप्टेंस, इट नॉट क्रिएट लीगल बाइंडिंग। कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्टेंस जो होती है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। जैसे हम देखें, इसके एग्जांपल देखें, कोई रिजेक्टेड ऑफर है वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, कोई काउंटर ऑफर है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपने मुझे प्रपोजल रखा कि ये वाला सफ़ेद घोड़ा मैं इतने में बेचूंगा, काला घोड़ा मैं इतने में बेचूंगा, और मैंने आगे काउंटर ऑफर रख दिया, नहीं मैं इतने में लूँगा, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। काउंटर ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। क्रॉस ऑफर भी ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होता। ठीक है ना। साइलेंस, यदि हम किसी प्रपोजल के रखने के बाद यदि पर्सन जो है एक्सेप्टेंस देने वाला पर्सन साइलेंट हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। ठीक है ना। और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर क्या मानी जाती है, कि ऑफर की जो सारी टर्म्स हैं वो भी एक्सेप्ट हो गई हैं। एक्सेप्टेंस वैलिड होनी चाहिए, ग्रुबलिंग नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस के अंदर इंक्वायरी या सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं माना जाता। ठीक है ना। सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी शो द लाइबिलिटी एंड विलिंगनेस टू फुलफिल द टर्म ऑफ ऑफर, की एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए उसमें एबिलिटी, विलिंगनेस टू फुलफिल द टर्म ऑफर होनी चाहिए। तो हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखा कि एक्सेप्टेंस के लिए क्या एसेंशियल पॉइंट हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो नोट के अंदर जो पॉइंट है वो भी एक्सेप्टेंस होते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए कि जो नोट के अंदर पॉइंट हैं वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ये जो आपके 1 to 13 पॉइंट हैं एक्सेप्टेंस के असेंशियल फ़ीचर हैं, एक्सेप्टेंस का होना इसके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक्सेप्टेंस और ऑफ़र क्या होते हैं। हमने सेक्शन 2A के अंदर ऑफ़र प्रपोजल को हमने देखा, सेक्शन 2B के अंदर हमने एक्सेप्टेंस को देखा, हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को देखा। ठीक है ना। हमने ये भी देखा कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जो वैलिड एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो कब पूरा माना जाता है। तो यदि हम बात करें कि किसी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो उसके लिए वैलिड ऑफ़र का भी होना ज़रूरी है, वैलिड एक्सेप्टेंस का भी होना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा कि वैलिड एक्सेप्टेंस कौन सी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। कभी कभी पेपर में आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्टेंस एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट बताने हैं। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्टेंस कब नहीं मानी जाती, तो उस समय आपको ये जो नोट वाले पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको रिजेक्टेड
ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस बताया, काउंटर ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस बताया, क्रॉस ऑफर कैन नॉट बी एज्यूम एक्सेप्टेंस बताया, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस बताया। तो वहाँ पे इन पॉइंट्स को हमें समझा के आना है। तो इस लेक्चर में हमने एक्सेप्टेंस और ऑफ़र के जो वैलिड रूल्स फॉर्मेशंस की हमने बात की है, उसको हमने पूरा किया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।